ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਡੋ ਲక్ష్ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 2100 ਰੁਪਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਡੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਕੀ ਸਿਆਸਤ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ। ਪੰਜਾਬ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ 'ਚ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਜ਼ਰੀਏ हुई लॉन्चिंग। करीब 2000 किलोमीटर है रेंज। एशिया कप फाइनल तो पहला भारत पाकिस्तान विचाले फिर तकरार। BCCI ने ICC कोल कीती हारिस रऊफ और साहिबजादा दे भड़काऊ इशारियां की शिकायत। तो PCB ने सूर्या कुमार यादव खिलाफ की कंप्लेंट। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे हो तुसीं। मैं हां रणबीर सिंह राणा। बुलेटिन सब तो पहला गल होवेगी 73 साल दी हरजीत कौर दी, जिस नूं हुण US तो डिपोर्ट कर दिता गया। पिछले दिन ही ये मामला काफ़ी सुर्खियां दे विच रहा। अमेरिका दे विच इस नूं लै के बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए। दरअसल 73 साल दी एक बुजुर्ग औरत हरजीत कौर अमेरिका दे विच पिछले 3 दहाकियां तो गैर कानूनी ढंग नाल रह रही सी, जिस तो बाद उस नूं हिरासत दे विच लै लिया गया सी ते हुण अमेरिका दे वल्लों उस नूं डिपोर्ट करके भारत भेज दिता गया है। वड्डी खबर है, डिपोर्ट करके हरजीत कौर नूं वापस पंजाब भेज दिता गया ते करीब 33 सालां तो अमेरिका दे विच रह रही सी हरजीत कौर। 1992 दे विच अपने 2 बेटियां दे नाल हरजीत कौर अमेरिका चले गई सी ते उत्थे करीब 3 दहाकियां तो गैर कानूनी ढंग नाल रह रही सी। हालांकि दस दिए कि 132 भारतीय नागरिक भी उस दे नाल डिपोर्ट किए गए ने। US इमीग्रेशन एंड कस्टम्स इनफोर्समेंट की रूटीन चैकिंग के दौरान हरजीत कौर नूं हिरासत च लै लिया सी। हरजीत कौर नूं हिरासत च लैण दे खिलाफ अमेरिका दे विच प्रदर्शन होए। सिख कम्यूनिटी दे वल्लों इस दा विरोध किया गया कि 73 साल की उम्र है, बजुर्ग ने हरजीत कौर ते 30-32 सालों तो इत्थे रह रहे ने, अजिहा ना किया जाए। हरजीत कौर की रिहाई की मंग की जा रही सी। बीबी हरजीत कौर हुण पंजाब पहुंच गए ने अते हरजीत कौर नूं हथकड़ियां ला के लियांदा गया है। ये दावा वकील दे वल्लों किया गया। हरजीत कौर दे वकील दे वल्लों किया गया है। तो हरजीत कौर जो 1992 दे विच अमेरिका गए सी, गैर कानूनी ढंग नाल रह रहे सी, उन्हां नूं हुण डिपोर्ट कर दिता गया है। इस खबर ते मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़े ने। शैलेंद्र की कुछ अपडेट, क्योंकि हरजीत कौर जो पिछले दिनों के विच काफ़ी चर्चा दे विच रहा है मामला, 1992 दे विच अमेरिका गए, हुण डिपोर्ट कर दिते गए ने, कि कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अब जो उनके अटॉर्नी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसका ये साफ है कि बीबी हरजीत कौर को वापस पंजाब भारत भेज दिया गया है। और हालांकि इस पर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से फैमिली ने और अटॉर्नी ने अप्रोच किया था अथॉरिटीज को वहां पे, लेकिन अथॉरिटीज ने उनसे मुलाकात का मौका नहीं दिया और उनको जॉर्जिया भेज दिया गया और जॉर्जिया से सोमवार रात को उनको पंजाब के लिए, भारत के लिए रवाना किया गया। और उस दौरान उनको हथकड़ी भी उन्होंने पहना रखी थी। हालांकि आप ये बता दें कि वो काफी समय से, 13 सालों से लगातार हर कुछ समय के बाद वो पेश हो रही थी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके। उनके डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दिए गए, जनरेट नहीं किए गए। हालांकि उनकी उम्र 70 साल थी, जिसके बाद हमने देखा कि लोकल जो कम्युनिटी है, जो पंजाबी कम्युनिटी वहां पर है, वो उनके समर्थन में उतर आई थी। लेकिन इसके बावजूद उनके मामले में उनको वो एक बार फिर पेश होने के लिए गई थी अथॉरिटीज के सामने, जहां पे उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया गया। और अब जो उनके अटॉर्नी का कंफर्मेशन आया है कि उनको वापस पंजाब भेज दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से भेजा गया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं साथ ही साथ आपको ये भी याद रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब से 2 दिन पहले जब UN को एड्रेस किया था, तब भी उन्होंने इस बात में बहुत एक कड़ा संदेश दिया था कि जो
जहां तक उन्होंने एलियंस का नाम लिया कि जो इलीगल एलियंस यहाँ पर है, चाहे अमेरिका में या दूसरे देशों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनको वापस भेजा गया उस पर अब फिलहाल सवाल खड़े हो रहे हैं और यूएस जो है वो लगातार अपनी पॉलिसीज को और सख्त करता जा रहा है इमिग्रेशन को लेकर खासतौर से। तो ऐसे में 70 साल की जो बीबी जगजीत कौर हैं उनको वापस फिलहाल शैलेंद्र ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। 1992 ਤੋਂ 2025 ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ कि वो गैर कानूनी ढंग नाल रह रहे हैं, इस करके डिपोर्ट कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो मौजूदा सरकार यूएस की है वो ऐसे मामलों में बिल्कुल भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कोई सहानुभूति या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि पिछले दिनों ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि भारतीय थे उनको वापस हथकड़ियों में चेंज में उनको वापस भेजा गया था। उनसे वीडियोस भी बाद में रिलीज किए गए थे अमेरिका की तरफ से। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग है अमेरिका की तरफ से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को मुद्दा उन्होंने बनाया है। उन्होंने अभी रिसेंट, जैसे उनको बताया कि अपनी रिसेंट स्पीच में भी उन्होंने कहा है कि जो इमिग्रेशन अन्य यूरोप में भी अगर हो रहा है तो उस पर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए, बॉर्डर्स पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो ये सख्ती जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है और डाउन द लाइन जो ऐसे केसेस हैं उनमें कोई सहानुभूति या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कोई रिलीफ नहीं दिखाया जा रहा है। हालांकि जेकर इस संबंधी कोई जानकारी मिली होवे, हालांकि जिवें रिपोर्ट्स ने कि वो भारत पहुंच चुके ने, पंजाब पहुंच चुके ने, कि आम रूटीन जड़ियां एयरलाइनस उत्थे आउंदियां ने उन्हां राहीं भेजिया गया है ते कित्थे उन्हां दी लैंडिंग हुई है, अगे की कुछ जानकारी कित्थे वो पहुंच चुके ने इस वेले, इस तरह की कोई जानकारी मिली है हाले तक? देखिए अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे यूएस की तरफ से सामने नहीं आया। जो भी सामने बयान आ रहे हैं वो उनके अटॉर्नी की तरफ से आ रहे हैं कि उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको हथकड़ियों में बिना बताए जिस फैसिलिटी में उनको रखा गया था वहां पर भी उनको एक्सेस नहीं दिया गया मिलने के लिए। और उन्होंने अभी कंफर्म किया है कि उनको रवाना किया गया है सोमवार रात को। वो ऑलरेडी वो पंजाब पहुंच चुकी हैं, लेकिन वो पंजाब में कहाँ हैं इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए थोड़ा और हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि इसके बाद जो वहां पर सेंटिमेंट्स थे वो इनके साथ में थे। ये काफी बुजुर्ग महिला है, तो ऐसे में यूएस की तरफ से ऑफिशियली कोई इस पर बयान सामने नहीं आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सी। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਾਈਲਮ ਅਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਤਾਂ ਪਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। The intention of the family, and specifically Bibi Ji, was always that they were okay with being sent back because, as ICE has suggested in their response to the media articles that have come out, she did exhaust all her appeal options. That's factually correct. What's factually incorrect is that she was basically choosing to stay here when her case was denied or even when the last appeal option ran out. She continued, or she began checking in with ICE for over a course of 13 years. And she assisted them in any which way in order to procure that travel document, which is the condition of her release. ICE was unable to procure the travel document.
That's number one. Number two, ICE was unable to, or still did not have the travel document even when she was picked up over 2 weeks ago. In fact, even when I saw her last Monday, they still didn't have the travel document. Late Friday night, early Saturday morning around 2 a.m. is without notifying the attorney, without notifying any advance notice to anybody, they took her from Mesa Verde, from Bakersfield, drove her to LA while in handcuffs yet again, and put her on a flight to Georgia. So this morning I get a confirmation from that particular urgent legal request call for my client saying I'm able to talk to them in 2 days. My client's already back home in Punjab. Who am I talking to? Who am I speaking to? So the reason I'm going into detail about this is just to show you the good faith effort that we had made, that the family was making, and the good faith effort that was being made on the other side. 73 ਸਾਲ ਦੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਈਲਮ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਾਦੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1992 ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ICE ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸਾਈਲਮ ਲਾਈ, 2012 'ਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ BBMB ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ BBMB ਦੀ, ਬੇਹੱਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। BBMB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। BBMB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ BBMB ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ BBMB ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨੇਮ 74 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ BBMB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BBMB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੌਂਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਬਾਉਂਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। से इंतजार था, जिन्होंने प्रदेश की जनता की सेवा और कल्याण को अपने ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2100 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਡੋ ਲక్ష్ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਡੋ ਲక్ష్ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। भारत माता की भारी संख्या में बहनें आई हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। पंचकुला में तो इतनी संख्या में बैठी है, परंतु आज ये हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर भी हमारी बहनें इतनी संख्या में उपस्थित हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आई हुई हमारी सभी बहनों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, आज उसके ऐप का शुभारंभ हुआ है। आज इस अवसर पर हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हमारे विभाग के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री सुश्री आरती राव जी, कालका के हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, हमारे ACS हेल्थ डिपार्टमेंट सुधीर राजपाल जी IAS, सेवा विभाग की हमारी ACS श्रीमती जी अनुपमा जी, हमारे MD NHM RS ढिल्लो जी और हमारे प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी करनाल से जुड़े हुए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी जुड़े हुए हैं, हमारे
भिवानी से मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमती श्रुति चौधरी जी, दादरी से हमारे सांसद धर्मवीर जी, फतेहाबाद से हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, गुरुग्राम से हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हिसार से हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, झज्जर से हमारे कैबिनेट मंत्री राजेश नागर जी, जींद से हमारे डिप्टी स्पीकर विधानसभा कृष्ण मिड्डा जी, कैथल से हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, कुरुक्षेत्र से हमारे मंत्री गौरव गौतम जी, महेंद्रगढ़ से हमारे पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश यादव जी, नू से हमारी सांसद राज्यसभा रेखा शर्मा जी, पलवल से हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, पानीपत से हमारे कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी और रेवाड़ी से हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे रोहतक से कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, सिरसा से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी, सोनीपत से हमारे राज्यसभा की सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी, यमुनानगर से हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी और हरियाणा प्रदेश के आज के इस ऐतिहासिक क्रम में 200 स्थानों से जुड़े हुए हमारी बहनें, मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे खुशी है कि आज का दिन ये शुभ अवसर लेकर के आया है। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि जब से मैं यहां सभागार में आया हूं और हमने ये ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी ऐप अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड कर लिया है। और मुझे खुशी ये भी है कि अभी इतने छोटे समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की मेरी 8,000 बहनों ने एप्लीकेशन भी अपनी सबमिट कर दी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगर कोई दिक्कत हो, एक टोल फ्री नंबर भी मैं आज आपको जारी कर रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्या हो तो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वो नंबर है 017248800500। ये टोल फ्री नंबर है। और एक दूसरा नंबर है 1801802231। ये दो टोल फ्री नंबर ये आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाएंगे। इनको आज मैं लॉन्च कर रहा हूं ताकि हरियाणा प्रदेश की हमारी किसी बहन को फार्म अप्लाई करने में
अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पे कॉल करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार का ये दृढ़ संकल्प था कि हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आर्थिक रूप से सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो और समाज की मुख्यधारा में पूरी गरिमा के साथ वो भाग ले सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस योजना को आज पूरे राज्य में लागू किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस ऐप पर आप पंजीकरण करवाकर योजना का हमारी बहनें लाभ उठा सकेंगी। यह योजना हमारी मातृत्व शक्ति को ये समर्पित है और यह हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों, इस कार्यक्रम में मैं मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को माता दुर्गा के शारदीय नवरात्रों की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही महान विचारक, कर्मयोगी, राष्ट्र नायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए गर्व का दिन है कि आज हमने यहां पर 891 करोड़ रुपए की लागत की 154 परियोजनाओं के आज उद्घाटन किए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 802 करोड़ रुपए की लागत की 152 परियोजनाएं आज इसमें शामिल हैं। इनमें 308 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत की 48 उद्घाटन और 412 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं के आज शिलान्यास शामिल हैं। मैं इसके अलावा 80 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत के 10 स्वास्थ्य संस्थाओं का नवीनीकरण भी किया गया है, वो भी आज इसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही लोक निर्माण विभाग व शहरी स्थानीय निकाय की एक एक परियोजना उसका भी शिलान्यास किया गया है, जिनकी लागत 89 करोड़ 37 लाख रुपए है। बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम राष्ट्रवादी भावना जगाने वाले 20वीं सदी के विचारकों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे कुशल संगठन और मौलिक चिंतक होने के साथ साथ समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ और एवं दार्शनिक भी थे। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है और हमारा मार्ग परिवर्तन है। मित्रों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणा देने की अद्भुत शक्ति थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संगठन बनाने और चलाने की उनमें अद्वितीय क्षमता थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके इस गुण को देखते हुए कहा था कि मुझे दीनदयाल दे दो, मैं भारत को बदल दूंगा। आज ऐसे महान विचारक की आज जन्म जयंती है। मैं पुनः आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, बहनों, आज मैंने जो 10 नए हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया है, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना जो चला रखी है, जिसका 5 लाख रुपए तक का लाभ व्यक्ति को मिलता है। अगर कोई दिक्कत, कोई बीमारी आ जाती है तो उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। कई बार तो गंभीर बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे चला जाता था। मोदी जी 2014 के बाद
जब से आप बहनों ने जिम्मेवारी उनके हाथ में सौंपी है, आज किसी परिवार को ये दिक्कत नहीं है कि अगर कोई बीमारी आ जाए उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी।